नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी मन्नू भंडारी द्वारा रचित नाटक महाभोज का वाचन कर रहे हैं। एक कक्षा इसमें हो चुका है। आगे का कक्षा का वाचन कुछ इस प्रकार है। थोड़ी देर बाद दास साहब ने अपनी नज़रें शून्य में खींचकर लखन सिंह के चेहरे पर गड़ा दी। भीतर तक उतरती नज़रों के पैनेपन से असहज सा होने लगा लखन सिंह। इतनी देर से बैठा बैठा मन ही मन कोसे जा रहा था दास साहब को, कहीं वे भाप न ले। यह तो लखन सिंह भी जानता है कि अपनी योग्यता से नहीं, दास साहब की कृपा से ही उसे इस चुनाव के लिए टिकट मिला है। बहुत उठापटक करनी पड़ी है दास साहब को उसके लिए। सुकुल बाबू के मुकाबले तो उसकी कोई हस्ती नहीं। अपनी पार्टी के और लोगों के सामने भी वह बहुत हल्का पड़ रहा था, पर दास साहब ने बात थामी तो फिर सारे विरोधियों को चित्त करते हुए लापटका किनारे पर, वरना उसकी अपनी लियाकत तो पार्टी दफ्तर में कुर्सियां उठाने बिछाने तक की ही हैं। यही उसका इतिहास भी रहा है। और यदि वह चुनाव जीता तो वह दास साहब की सूझबूझ और प्रयत्न से ही होगा। अब तो कोई उम्मीद ही नहीं। फिर भी क्या नाम है इस लड़के का जो मरा? समाधि से उबरते हुए दास साहब ने पूछा। विशेषर, बीसू कहते हैं गांव वाले। ठंडी तासीर वाला शरबत पीकर भी लखन सिंह की आवाज में घुली खीज और निराशा कम नहीं हुई। जाने क्यों उसे बार बार लग रहा था कि खेलने से पहले ही वह बाजी हार गया। कितना तो सीधा साधा हिसाब था, पता नहीं दास साहब कैसे चूक गए। चंद क्षणों के लिए फिर मौन और दास साहब की नजरें शून्य में। यह लड़का 8 महीने पहले ही तो जेल से छूट कर आया था ना। 4 साल तक काटी है इसने जेल। आपको कैसे मालूम? लखन हैरान हो आया। तो दास साहब सक्रिय हो चुके हैं इस दिशा में। मालूम तो करना ही होता है भाई। ना मालूम करने से जिस पद पर बैठा हूँ उसके साथ न्याय कर सकता हूँ भला? पर इनका इतना सुनकर ही लखन के चेहरे पर अटका सवालिया निशान जैसे का तैसा बना रहा। तो दास साहब बोले, डीआईजी ने फोन किया था सवेरे। क्या बताया? सब कुछ जान लेने की उत्सुकता ने एकदम अधीर कर दिया लखन को। किस बारे में? यही बीसू की मौत के बारे में। मालूम हुआ है इस केस के सारे कागजात डीआईजी के पास पहुंच गए हैं। दास साहब ने केवल गर्दन हिला दी। आपने कोई आदेश नहीं दिया? मेरा मतलब है कोई संकेत की रिपोर्ट तैयार करते समय। दास साहब से नजर मिलते ही लखन का वाक्य अधूरा ही रह गया। कैसी बात कर रहे हो लखन? थोड़ी सख्त आवाज में दास साहब ने कहा। पुलिस वालों का काम है कि बयानों और प्रमाणों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करें और ईमानदारी से करें। इसी बात की तनख्वाह दी जाती है उन्हें। ऊपर से आदेश थोपा जाएगा तो न्याय कैसे करेंगे? इन्हीं स्थितियों के खिलाफ लड़ने के लिए तो इतनी बड़ी क्रांति को हमने और तुम। फिर एक क्षण रुककर चुभती सी नजर से उन्होंने लखन को देखा और सख्त आवाज में बोले, अपनी आकांक्षाओं को थोड़ी लगाम दो लखन, वरना मेरे साथ चलना मुश्किल होगा। लखन एक क्षण को सिरपिटा गया। दास साहब खुद ही बता दे कि इस सारे मामले को कैसे निपटाने जा रहे हैं तो वह इतना सब कहे पूछे ही क्यों। पर दास साहब ने फोन उठा लिया और वित्त मंत्री से किसी योजना के बारे में बात करने लगे। यहाँ याद रखिएगा कि केस के बारे में नहीं, वित्त मंत्री से किसी योजना के बारे में बात करने लगे। लखन बैठा भीतर ही भीतर कूड़ता और तिल मिलाता रहा। उसे तो इस समय दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बात बीसू की मौत ही लग रही है। उसके प्रति कोई उदासीन कैसे रह सकता है भला? या फिर उसे इतने सहज सामान्य ढंग से कैसे ले सकता है, जैसे कि बीसू की मौत कोई मामूली बात हो। सिर्फ एक आदमी का मरना भर। फोन खत्म हुआ तो फिर हिम्मत करके पूछा, डीआईजी का फोन आया किस लिए था? सब अपने अपने को लेकर परेशान है। वह भी प्रमोशन के लिए छटपटा रहा है। स्वभाव है आदमी का जो जहां है वहां से संतुष्ट नहीं, और चाहिए। पर आईजी का तबादला तो रुक गया था, तब इसका प्रमोशन कैसे होगा? लखन की हर बात में शंका लिपटी जिज्ञासा कायम है बदस्तूर। पर उस ओर से एकदम लापरवाह हो दास साहब सहज ढंग से ही बात कर रहे हैं। मैं ही रोके हुए था अब तक। माना थोड़ी बहुत ज्यादतियां की उसने, पर क्या करता, मजबूर था बेचारा। ऊपर से हुक्म आता, उसे बजाना पड़ता। गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। ये लाइन महत्वपूर्ण है। दास साहब का कथन है, गुलामी आत्मा का क्षय तो करती ही है। वैसे आदमी तो अच्छा ही था। आगजनी वाले मामले में वाक्य पूरा नहीं करने दिया दास साहब ने बीच में ही बोले, क्या करें, हमारे पास भी ऊपर से आदेश आया कि तबादला करो। यह ऊपर का चक्कर ही बुरा होता है। तो प्रमोट हो रहे हैं डीआईजी? प्रश्न सूचक है।
जो लखन सिंह कर रहा है। लखन के मन में एक क्षण को कुछ कौंधा। वह भूल ही गया कि अभी अभी दास साहेब ने इससे फटकार खा चुका है। उमक कर बोला, तब तो आप बुलाकर इशारा। लखन। एक सर्द सख्त सी आवाज निकली और लखन की जीभ जैसे तालू से चिपक गई। एक क्षण रुककर फिर सहज हो आए दास साहब। पद के प्रलोभन से इतने अविवेकी मत बनो। कर्मचारियों को इस तरह के आदेश देना उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना है। मुझसे यह सब होगा नहीं भाई। मैं तो चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंपकर अपने अधिकारों को शून्य में बदल लूँ। तब कुछ नहीं होने का। लखन का स्वर गहरी हताशा में डूबा हुआ था। ठीक है, वह फंसे जोरावर। मैंने तो पिछली बार ही कहा था कि इसको बचाना बहुत ही बड़ी गलती होगी। तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो भाई, जब से एक ही बात पीछे जा रहे हो। भला बताओ मैं कौन होता हूँ बचाने वाला। वह कानून का मामला था, लोगों ने गवाही नहीं दी, पुलिस प्रमाण नहीं जुटा सकी, तो कैसे कुछ होगा। आज पहली बार लखन सिंह को लग रहा है कि दास साहेब को पूरी तरह जानना मुश्किल है। जितना वह जानता है उस हिसाब से वे इतने निर्लिप्त नहीं रह सकते सारी घटना से जैसे वे इस समय दिखाई दे रहे हैं। और यदि नहीं है तो उसे कुछ बताते क्यों नहीं। उनके चुनाव के दिनों में कैसे जान झोंक कर काम किया था उसने। आज उसका मौका आया तो गांधी बाबा बनकर बैठ गए। देखिए कौन बनकर बैठ गए, गांधी बाबा। हालांकि दास साहेब ही हैं जो उन्हें टिकट दिलवाए हैं और दास साहब के लिए मन में ऐसा भाव आ रहा है लखन सिंह के। बहुत जल्दी हौसला पस्त हो जाता है तुम्हारा, अच्छी बात नहीं है यह। लखन के भीतर की बेचैनी और घबराहट को भांपकर स्नेहिल नजरों से उसे सहलाया दास साहब ने। क्या जवाब दे लखन सिंह इस बात का। भीतर ही भीतर मन सुलग रहा है उसका गुस्से से। दास साहेब की कुर्सी अभी सुरक्षित है, इसलिए आदर्श और उपदेश सूझ रहे हैं। जब इनकी कुर्सी पर बनेगी तब हौसले का हाल पूछेगा। यदि यह चुनाव हार गए और जो इसी तरह गांधी बाबा बनकर बैठे रहे तो निश्चय ही हार भी जाएंगे। तब देखूंगा, उलट जाएगा सारा मंत्रिमंडल। सुकुल बाबू को कौन नहीं जानता। जब तक इनका पटड़ा नहीं बिठा देंगे, ना खुद एक दिन चैन से रहेंगे, ना इन्हें ही रहने देंगे। दास साहेब को क्यों नहीं यह खतरा नजर आ रहा। मेरा हारना चाहे अहमियत ना रखता हो, सुकुल बाबू का जीतना जरूर अहमियत रखता है। और इस बार पिछले चुनाव में खोए हुए हरिजनों के सारे वोट बड़े आसानी से ले जाएंगे सुकुल बाबू। आप खुद सोच लीजिए। इस पर इस खतरे से भी विचलित नहीं हुए दास साहब। अगर जनता को विश्वास है सुकुल बाबू पर और वह उन्हें अपना वोट देती है तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करूंगा। यह सुकुल बाबू का नहीं, जनता की राय का स्वागत होगा। और जनता तो हमारे लिए ठीक है। तब फिर लखन सिंह ने अधीरता और आवेश में दास साहेब के वाक्य को बीच में ही काटा, पर अपना वाक्य भी अधूरा ही छोड़ दिया। दास साहेब एक क्षण लखन का चेहरा देखते रहे, फिर आवाज को स्नेह से सींच कर समझाते हुए बोले, देखो भाई, मेरे लिए राजनीति धर्म नीति से कम नहीं। इस राह पर मेरे साथ चलना है तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो, निष्ठा से अपना कर्तव्य किए जाओ, बस फल पर दृष्टि ही मत रखो। फिर एक क्षण ठहर कर पूछा, पढ़ते हो गीता या नहीं। पढ़ा करो, चित्त में बड़ी शांति मिलती है। लखन सिंह का मन हुआ कि उठाकर कोई ऐसा वजनी जवाब दे कि पन्ने पन्ने बिखर जाए गीता के। अपने चुनाव के दिनों में कैसी हाय तौबा मचा रखी थी। जीत गए तो अब गीता सूझ रही है। वहाँ गांधीगिरी से सूझ रहा था और यहाँ गीता पर जब्त कर गया। ढिठाई भले ही कर ले, अशिष्टता करने की हिम्मत आज भी नहीं है। एकाएक उसने देखा दास साहेब की नजरें उसी के चेहरे पर टिकी हुई है। भीतर ही भीतर सहम गया वह इस नज़र से। कई बार उसने महसूस किया कि उसके चश्मे के भीतर कोई खास लेंस लगा है। आदमी के भीतर तक का सब कुछ देख समझ लेते हैं। एक लंबी हुकार के साथ दास साहेब ने अपनी नज़र फिर शून्य में गड़ा दी और फिर जैसे वहीं के से कोई मुद्दा खींच कर लाए हैं। सुकुल बाबू की मीटिंग 9 तारीख को है, तो ऐसा करो कि 4-5 दिन बाद अपनी भी एक मीटिंग रख लो। बात करेंगे गांव वालों से। वैसे भी एक हादसा हुआ है, जाना तो चाहिए ही। बीसू के माँ बाप को भी तसल्ली देनी चाहिए बेचारे। आप जाएंगे? जरूर जाइए, बहुत असर होगा आपके जाने का। यूँ भी चुनाव के बाद एक बार भी जाना नहीं हो सका आपका। एकाएक बहुत उत्साह में आ गया लखन सिंह, लेकिन दूसरे ही क्षण जैसे कुछ याद आ गया हो, ठंडे स्वर में बोला, बस एक ही डर है, सुकुल बाबू के बाद वहाँ जमना मुश्किल होगा। मैं खुद देख कर आया हूँ, बहुत तनाव है गाँव में। यूँ भी अब गाँव वाले इतने मूर्ख नहीं रह गए। यह तो बड़ी खुशी की बात है। कितने वर्षों की साधना का परिणाम है यह कि हमारे गाँव वाले चेते। यही तो सपना था बापू का।
और आंखें मूंदकर दास साहेब बापू के सपनों की दुनिया में डूब गए। खिसियाया हुआ सा लखन सिंह टुकुर टुकुर मुंह ताकता रहा दास साहेब का कि कब दास साहेब की समाधि टूटे और कब आगे के लिए आदेश मिले। जो भी है, ईश्वर निर्भर तो अंत तक उन्हीं पर करना है। आँख खोलकर दास साहेब ने घड़ी देखी। 9 बज गए। अच्छा, तो तुम पांडे को बोल दो मीटिंग की तैयारी करवाए। होशियार आदमी है, स्थिति संभालना जानता है। फिर उठते ही बोले जैसे अचानक याद आ गया हो, और हाँ, जाओ तो जरा मशाल के दफ्तर होते जाना। यहाँ आपको मैं फिर से याद दिला दूँ, मसाल अखबार है, मसाल के दफ्तर होते जाना। दत्ता बाबू ही नाम है ना संपादक का, ये भी याद रखिएगा कि मसाल के संपादक का नाम है दत्ता बाबू। कोई 3-4 महीने पहले इंटरव्यू लेने के लिए समय मांगा था, पर कहाँ था उन दिनों समय। कहना अब समय लेकर मिल ले किसी दिन मुझसे। फिर पास आए और बड़े स्नेह से लखन की पीठ पर हाथ रखकर बोले, लखन, आज का तुम्हारा आवेश देखकर अच्छा नहीं लगा मुझे। मेरे साथ चलना है तो भाई जबान पर लगाम और व्यवहार में ठहराव चाहिए, समझे। दास साहेब यह बात केवल कहते ही नहीं, अमल में भी लाते हैं। उनके पूरे व्यक्तित्व में उनकी हर बात और हर काम में जबरदस्त ठहराव है, और इस ठहराव की वजह से ही वे शायद कुर्सी पर भी ठहरे हुए हैं। वरना पिछले 10 महीनों में विरोधियों ने और उनके अपने दल के असंतुष्ट लोगों ने जैसी जैसी तिकड़में की हैं, कभी भी कलामुंडी खा गए होते। शहर का दूसरा महत्वपूर्ण कोना सुकुल बाबू का निवास स्थान था। 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सुकुल बाबू कितने वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं, तो 10 वर्ष तक। सुकुल बाबू इस प्रांत के बिना किसी बाधा व्यवधान के एक छत्र राज था उनका। कभी सोचा ही नहीं था कि 10 वर्ष की लंबी अवधि ने जिस राज की नींव को एकदम पुख्ता कर दिया था, वह एक झटके से ऐसे उखड़ जाएगा जैसे कोई जड़ें ही ना हो उसकी। पर होनी बड़ा बलवान। यों सुकुल बाबू भी कम बलवान नहीं, सचमुच ऊंची चीज है। प्रांत के लोग दास साहेब के प्रासंग पर रखते हैं सुकुल बाबू को। वैसे दास साहेब की किसी की बात से कोई समानता नहीं है। सुकुल बाबू की सांवला रंग, नाटाकद थोड़ा, मतलब दास साहेब और सुकुल बाबू की समानता का बात कर रहा है कि कोई भी समानता नहीं है। सांवला रंग, कादा, नाटाकद थोड़ा, थुलथुल शरीर, दास साहेब की तरह सौम्य संयत भी नहीं, सुरा सुंदरी से किसी तरह का कोई परहेज नहीं, बल्कि कहना चाहिए अनुरागी हैं दोनों के। जग के सकल पदार्थ ना पाने वाले कर्महीनों में अपने को बेशुमार नहीं करवाना चाहते। मस्त फक्कड़ हैं एकदम। निजी दोस्तों के बीच फूहड़ भाषा का प्रयोग करते हैं धड़ल्ले से। गाली गलौज से भी कोई परहेज नहीं। उनका ख्याल है कि वाक्य में गाली का बंद लगा की बात में धार आई, पर बाहर के लोगों के बीच अपने को काफी साध कर चलते हैं। ज्योतिष पर अनंत विश्वास है सुकुल बाबू को। तरह तरह के नग जड़ी और 4 बड़ी अंगूठियां पहन रखी है। याद रखिएगा कि 4 बड़ी अंगूठियां पहन रखी हैं। गले और बाजू में गड़े ताबीज भी बंधे हुए मिल जाएंगे। नीलम तो अभी पिछले ही महीने ही पहना। पहले भी किसी ने पहनकर आजमाने को कहा था, पर हिम्मत ही नहीं पड़ी। बड़े तेज मिजाज वाले पत्थर है नीलम। फिक ना आए तो एकदम पटड़ा ही बिठा दे। लेकिन पटड़ा बैठा ना पहनने से, तो पहन लिया और देखो रंग लाया। बीसू की मौत लगता है जैसे थाली में पसर कर मौका आ गया है उनके सामने। अपनी हार को जीत में बदलना है उन्हें। इस मौके का फायदा उठाकर, मौका तो पहले भी आया था, इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा और मौजू पर उस समय तो अपनी पार्टी का महाभारत सुलटाने में लगे हुए थे। 62 वर्ष की उम्र में क्या कुछ नहीं झेला है सुकुल बाबू ने राजनीति में, पर इस बार का अनुभव तौबा। एक गड़रिये के डंडे के नीचे कैसे सारी भीड़ें रिरियाती मिमियाती एक झुंड बनाकर चल रही थी, पर जैसे ही डंडा टूटा आपस में ही वो मार काट मची कि विश्वास करना मुश्किल हो गया कि ये एक झुंड के ही भेड़ें थी। कैसी मशक्कत झेली है उन्होंने इस बार। कोई ऐसा वैसा होता तो दम तोड़ गया होता अभी तक। यह तो सुकुल बाबू ही हैं कि टिके हुए हैं। केवल टिके हुए ही नहीं, सबको ठिकाने लेकर टिके हुए हैं। पर मन बेहद क्षुब्ध हो गया है उनका। उन्हें खुद लगने लगा कि राजनीति गुंडागर्दी के निकट चली गई है, और जिस देश में देवतुल्य राजनेताओं की परंपरा रही हो, वहाँ राजनीति का ऐसा पतन। कभी कभी मन में एकदम वैराग्य जाग जाता है, पर राजनीति में जहाँ तक अपने को धंसा लिया, वहाँ से निकल भी तो नहीं सकते। निकलने का सीधा अर्थ है हार मान लेना, और जीवन में एक यही तो बात है जिसे वे कभी नहीं मान सकते। पिछले चुनाव में हार कर भी मन से वे उस हार को एक दिन के लिए भी स्वीकार नहीं कर सके। उस हार को जीत में बदलना ही है, जो भी हो, जैसे भी हो, कृत संकल्प है उसके लिए। आज सारे दिन सुकुल बाबू अपनी
गोटियां ही बिठाते रहे। शाम के भाषण में कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं, कितने वोट खोने हैं और कितने पाने हैं। अभी तक हरिजनों के बूते पर ही चुनाव जीतते आए थे। पिछले बार इन लोगों ने आंख फेरी तो मुंह की खानी पड़ी, पर इस बार कैसे आंख फेरेंगे, और आखिर क्यों फेरेंगे? बिशु सारी जिंदगी इन्हीं लोगों के लिए तो लड़ता रहा था। वे बिशु के मौत का हिसाब ही तो मांगेंगे सरकार से। इस पर भी लोग उनके उनके सुर में सुर नहीं मिलाएंगे? जरूर मिलाएंगे। और हरिजनों का सुर मिल गया तो फिर से सुगम संगीत बजने लगेगा, कम से कम उनकी अपनी जिंदगी में तो। एकाएक उनका मन बिशु के प्रति कृतज्ञता से भर गया। बस एक ही डर है अब, जोरावर हुड़दंग न मचवा दे। एकदम उज्जड़ आदमी है बीहड़, पर पूरे गांव और पंचायत में दबदबा है उसका। सारा गांव थर्राता है उससे। सरपंच भी तो उसका चाचा ही है। बस एक बार किसी तरह बिना किसी गड़बड़ झाले के रंग जमाने को मिल जाए तो लोगों को पूरी तरह अपने साथ बहाकर ले जाएंगे। बहाकर ले जाने का मतलब है अब वे खूब अच्छी तरह समझ गए हैं, और बहाव की ताकत भी। कुछ अरसे पहले जो आया था वह बहाव ही तो था, बहाव नहीं, बवंडर। एक जोरदार बवंडर। कुर्सियों पर बैठे सारे लोग धड़ाधड़ नीचे जा गिरे। बड़ी बड़ी हस्तियां तक नहीं टिक पाए। उसके बाद से जो देश में बवंडरों का सिलसिला ही शुरू हो गया। आंध्र में बवंडर, दिल्ली में बवंडर, उड़ीसा में बवंडर। याद रखिएगा कि नाटक में कहाँ कहाँ के बवंडर का जिक्र आया है। तो आंध्र में बवंडर, दिल्ली में बवंडर, उड़ीसा में बवंडर। उस बवंडर ने इतिहास बदला तो ये बवंडर भूगोल बदलने में लगे हैं, और यदि वे बवंडर ले आए तो वह शायद उनकी किस्मत बदल देगा। एक बार जीतकर किसी तरह विधानसभा में पहुंच जाएं तो फिर वहां बवंडर का सिलसिला शुरू करेंगे। तो जोड़ तोड़ करने की अपनी क्षमता पर काफ़ी भरोसा है सुकुल बाबू को। फिर 70 दरार वाली खोखली नींव पर खड़े इस मंत्रिमंडल को गिराना यूँ भी कोई मुश्किल बात नहीं। अपने लोग जरा सा साथ दे तो बाएं हाथ का खेल है उनके लिए, यह उनके लिए। सुकुल बाबू के भाषण की सूचना से गांव में तनाव भरा सन्नाटा तो टूटा, वरना अजीब मायूसी छाई हुई थी गांव में। जब तक बिशु की लाश गांव में रही, बड़ी खलबली मची रही। वहाँ बड़ी भीड़ और बातें। जितने में मुंह उतने अनुमान। किसने मारा बिशु को और कैसे मारा? शरीर पर कहीं भी तो चोट या प्रहार का कोई निशान नहीं। रात में अच्छा भला घर में सोया था और सवेरे पुलिया पर लाश मिली। जहाँ लाठी फावड़े या सीधे बंदूक से मरने मारने का रिवाज हो, वहाँ ऐसी रहस्यमय मृत्यु बेहद सनसनी पैदा कर रही थी सबके मन में। पुलिस वालों की ऐसी चुस्ती तो गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखी। शायद पिछली घटना का सबक भूले नहीं थे अभी तक। इधर खबर पहुंची और तुरंत ही थानेदार साहब अपने कांस्टेबलों को लेकर मौके पर हाजिर। जाने कितने लोगों के बयान हुए। लाश सबसे पहले किसने देखी, किस हालत में देखी, बिशु की पूरी जन्म पत्री खोली, कब इसने क्या कहा, क्या किया, इसकी दोस्ती, इसकी दुश्मनी, इसके मिलने जुलने वाले जिंदगी की पूरी डायरी, जो शायद बिशु कभी नहीं लिखता, पुलिस लिख कर ले गई। लेकिन लाश के जाते ही एक अजीब तरह का सन्नाटा छा गया वहाँ, तनाव भरा सन्नाटा। गांव के पूरब में एक बड़ा अखाड़ा है, जुम्मन पहलवान का, जिसमें 30-40 पट्टे लाल लंगोटे बांधकर वर्जिश करते रहते हैं दिन रात। दंड पेलना, लाठी भाजना, मुगदर घुमाना, कुश्ती लड़ना, कुछ न कुछ चलता ही रहता है। शाम के समय काम से लौटते हुए लोग कुछ देर खड़े होकर तमाशा जरूर देखते। यह अखाड़ा गांव वालों के मनोरंजन का केंद्र है। याद रखिएगा कि अखाड़ा भी यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण है। गांव वाले के मनोरंजन का केंद्र भी है और आतंक का भी स्रोत भी। इस अखाड़े की आबादी जब अपनी तेल पिलाई हुई लाठियां लेकर गांव की गली बाजारों में उतर आती है तो सारे गांव वाले को सांप सूंघ जाता है और सबकी जीभ तालू से चिपक जाती है। जैसे ही बिशु की लाश चीर फाड़ के लिए शहर गई, अखाड़े के ये लठैत गश्त लगाने लगे गाँव में। उसके बाद लोगों के मुंह से आहें भले ही निकलती रही हों, बात नहीं निकली। बिशु के मारने का तरीका चाहे ना समझ में आ रहा हो, पर मरवाने वाले का नाम शायद सबके मन में बहुत साफ था। नाम भी और कारण भी, पर केवल मन में। बयान के समय भी जबान पर कोई नहीं लाया, बिशु का बाप भी नहीं।
लेकिन आज दोपहर से ही गांव में एक नई चहल पहल से भर गया है। भौपू लगी जीप गली गली गुहारती फिर रही है। आज शाम 6 बजे हरिजन भाइयों के हमदर्द दोस्त श्री शुकुल बाबू आप लोगों से बातचीत करने आएंगे। विशेषर की मौत सरासर जुल्म है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए और शुकुल बाबू की आवाज़ में आवाज़ मिलाकर बीसू की मौत का जवाब तलब कीजिए। शाम 6 बजे। लग रहा था जैसे बीसू हीरा का बेटा नहीं, शुकुल बाबू का अपना बेटा है और उसके मौत का दुख उनका अपना दुख है, जिसे बटाने के लिए वे गांव वालों से याचना कर रहे हैं। 4 बजे तक एक अच्छे खासे आयोजन के लिए तैयार हो गया। गांव जो है एक अच्छे खासे आयोजन के लिए तैयार हो गया। मैदान में 2 तख्त जोड़कर मंच बना दिया गया। मंच पर गद्दा बिछ गया। गांव तक ये लग गए। बस उस पर बिराजने के लिए शुकुल बाबू की काया की प्रतीक्षा है। कोई 100-150 नए चेहरे भी गांव में उतर आए हैं। जोरावर की ओर से कोई गड़बड़ी हो तो बचाव करेंगे, नहीं तो मजमे की संख्या ही बढ़ाएंगे। कल के अखबारों में यह तो छप सकेगा कि शुकुल बाबू का भाषण सुनने के लिए जनता उमड़ पड़ी। आज कुर्सी पर नहीं है तो इससे क्या, कोई मामूली हस्ती नहीं है शुकुल बाबू। गांव की मायूसी से मुरझाए बच्चों के चेहरे खिल उठे। उन्हें मेले जैसा मजा आ गया है। पहले जीप के पीछे पीछे दौड़ते रहे, अब कागज के भूपू बनाकर खुद चिल्लाते फिर रहे हैं। यह मौका गमी की वजह से आया है या खुशी की वजह से, उन्हें कोई मतलब नहीं। उनके लिए तो एक शगल हो गया। ठीक 6 बजे शुकुल बाबू के एम्बेसडर गांव में प्रवेश कर गई। ये भी याद रखिएगा कि शुकुल बाबू एम्बेसडर कार से आए थे। प्रवेश कर गई। समय के पाबंद है शुकुल बाबू। 2 गाड़ियां और भी आई हैं और 3 जीप। 2 गाड़ी और भी, एक एम्बेसडर के सिवा 2 गाड़ी और भी और 3 जीप, यानी कि टोटल 6 गाड़ियां। सब लोग धड़ाधड़ उतरे। पार्टी की ओर से स्वागत करने के लिए पहले से ही तैयार है कुछ लोग, पर स्वागत सूखे अभिवादनों से ही हुआ है, मालाबाजी एकदम नहीं। मौका गम का जो है, इन छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सब लोग मंच पर चढ़े। शुकुल बाबू की चाल विशेष रूप से धीमी है। कुछ तो उनके शरीर का भारीपन आड़े आता है और कुछ आज तक यह मातमी का मौका। ऊपर चढ़कर अभिवादन की मुद्रा में उन्होंने हाथ जोड़े। नजरों ने संख्या का अनुमान लगाते हुए भीड़ के विस्तार को अपने में समेटा। मजमा ठीक ही जुड़ गया का भाव चेहरे पर संतोष की हल्की सी परत पोत गया। बस सारा आयोजन शांति से हो जाए और उनकी बात लोगों तक पहुंच जाए। इस घटना से लोगों के दिमाग जरूर उस जमीन जैसे हो रहे होंगे जो वर्षा के स्पर्श मात्र से फूट पड़ने को तैयार रहती है। आज से वे ऐसी वर्षा करके जाएंगे कि फसल उनके हिस्से ही पड़े। मन ही मन उन्होंने उंगली में पड़े नीलम को नमस्कार किया और मत चूके चौहान के भाव से माइक संभाल लिया। बोलते अच्छा है शुकुल बाबू, मतलब अच्छी भाषा का या अच्छा बोलते हैं। विरोधी को काटने में माहिर। गला साफ करके आवाज़ को साध कर उन्होंने बोलना शुरू किया। प्यारे भाइयों और दोस्तों, आपके दुख में शामिल होने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। दुख तो आप लोगों पर इससे पहले भी पड़ा है और इससे कहीं अधिक बड़ा दुख था। वह दुख शब्द तो बड़ा हल्का है उसके लिए। सरेआम इतना जुल्म, ऐसा अमानुषिक अत्याचार सुना था तो तिलमिला गया था भीतर ही भीतर। और आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई। क्षणिक विराम लेते हैं। क्या दोष था इन हरिजनों का? यही ना कि सरकारी रेट पर मजदूरी मांग रहे थे। गुनाह था यह, पर शायद था। तभी तो जिंदा जला दिए गए और जिन्होंने जलाया उन पर कोई उंगली उठाने वाला तक नहीं। बेचारे बीसू ने उंगली उठाने की कोशिश की तो हमेशा के लिए चुप कर दिया गया उसे। अब होगी किसी की हिम्मत जो चुप ही कर जाए? हो ही नहीं सकती। पुलिस गवाही लेने आई, तब भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सच बात कह दे। जानते हैं, सच बोलते ही गला दबा दिया जाएगा और जहां सच का ही गला दबता हो वहां न्याय की क्या उम्मीद की जा सकती है? प्रश्न सूचक है और कथन भी महत्वपूर्ण है। भूल जाइए कि आपको कभी न्याय मिलेगा। अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए शुकुल बाबू ने मजमे की ओर देखा, पर मजमा चुप बैठा था, सूने सपाट चेहरे लिए। शुकुल बाबू ने बात आगे बढ़ाई। बयान लेने का नाटक तो हो ही गया और इस बार बहुत मुस्तैदी से भी हुआ। अब मामला गहरी छानबीन के लिए ऊंचे अफसरों के हाथ में सौंप दिया जाएगा, जो कभी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे ही नहीं। कम से कम चुनाव तक तो नहीं पहुंचेंगे। आप लोग मरे या जिए, इन्हें तो चुनाव जीतना है हर हालत में, और चुनाव जीतने के लिए गांव के धनी किसानों के वोट भी चाहिए
और पैसा भी। इसलिए अभी उनकी हर ज्यादती, हर अन्याय पर पर्दा डाला जाएगा, उन्हें बचाया जाएगा। इसलिए अच्छी तरह जान लीजिए कि इस हत्या के लिए कुछ नहीं होने जा रहा है। कौन करेगा? पंचायत इनकी, पुलिस इनकी, और अब तो विश्वास हो गया होगा आपको कि सरकार भी इन्हीं की है। तब कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई? आपको न्याय दिलाने के लिए, आपका हक दिलाने के लिए कौन आएगा? सुकुल बाबू ने तैस में लिपटा हुआ प्रश्न मजमे के बीच उछाल दिया, इस उम्मीद से कि भारी प्रतिक्रिया होगी उनकी बात की, या कि उनके नाम के नारे ही लग जाएं। पर वैसा कुछ हुआ नहीं। बस एक कोने से बड़ी रिरियाती सी आवाज आई, का बताई हमार दुख मूला कोई नहीं जानता। कि तभी बगल में खड़े आदमी ने हाथ की लाठी को जमीन पर ठोका तो वह रिरियाती आवाज भी डूब गई। तब सुकुल बाबू ने आवाज को और भी ऊंचा चढ़ाकर चेतावनी देते हुए कहा, गांठ बांध लीजिए कि यह सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही है। इससे लगाव आपसे नहीं, अपनी कुर्सियों से है। और कुर्सियों का तगाजा यही है कि अभी ऐसी बातों को गोल मोल करके ही छोड़ दो। कुर्सी और इंसानियत में बैर है। इंसानियत की खाद पर ही कुर्सी को पाए अच्छी तरह जमते हैं। पाए यानी पाँव, उसका जो है कुर्सी के जो पाँव होता है, पैर होते हैं, वो अच्छी तरह जमते हैं। मजमे में एक सिरे पर जहाँ नए नए चेहरे वाले लोग बैठे थे, तालियां बजने लगी। शांत रहिए, शांत रहिए। उस जरा से शोर के लिए सुकुल बाबू ने ऐसे कहा जैसे भारी शोर मच रहा हो, पर अपनी बात जारी रखते हुए कहा, चुनाव जीतने के लिए सारा जोर लगा दिया है सरकार ने, पर मैं पूछता हूँ कि क्यों? मैं तो हारा हुआ आदमी हूँ, मुझसे भला कैसा डर? अरे जनता ने भरोसा करके आपको कुर्सी पर बिठाया, और कुर्सी पर बैठकर आपने जो कुछ किया जनता के हित में ही किया होगा। फिर डर काहे का? काहे सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद करने में लगे हो? फिर क्षणिक विराम लेते हैं। इस हारे हुए सुकुलवा से डरने की जरूरत नहीं, पर भगवान से जरूर डरो। इन बेजबान बेगुनाहों पर इतना जोर जुलूम मत करो। मजमे में हल्की सी सुरसुराहट होने लगी तो सुकुल बाबू के चेहरे पर चमक और आवाज़ में तेजी आ गई। मैं मानता हूँ कि हमसे गलतियाँ हुई, आपने दिखा दी और हमने मान ली, क्योंकि जनता कभी गलती नहीं करती। इस सरकार ने आपकी सुख शांति और उन्नति समृद्धि के लिए बड़े बड़े आश्वासन दिए। हम आश्वस्त हुए क्योंकि जनता के कल्याण में ही हमारा सुख है। सभी सभा एकदम स्तब्ध। सच मानिए, यदि मुझे लगता कि इस सरकार के हाथों आपका भला ही भला होना है तो आज आप लोगों मुझे यहाँ कभी नहीं पाते। इस सत्कार्य में दा साहेब का सहयोगी ना बनकर विरोधी बनूं, इतना नीच नहीं हूँ। पर बातें कुछ और, काम कुछ और। मतलब पर बातें कुछ और काम कुछ। दिन दहाड़े के इस जुल्म ही लिखा है, जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त कर लूँ, इतना गया गुजरा भी नहीं हूँ। क्षणिक विराम फिर लेते हैं। यह मत सोचिए कि मैं यहाँ आपसे वोट मांगने आया हूँ। एक बार हारने के बाद अब हार जीत का अंतर ही मिट गया है मेरे लिए। हाथ में लाठी लिए कोई 25-30 आदमी मजमे में इधर उधर बिखरे हुए थे। उन्हीं में से एक बोला, तो कौन हकीम बोले रहा खड़े होने को? सुकुल बाबू सिरपिटियाए नहीं, तुरंत ही जवाब पकड़ाया, तैस के साथ खड़ा हुआ हूँ आप लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए, बिशु की मौत का हिसाब पूछने के लिए। बात केवल बिशु की मौत की नहीं है, यह आप सब लोगों के जिंदा रहने का सवाल है, अपने पूरे हक के साथ जिंदा रहने का। यह मौत कुछ हरिजनों की या एक बीसू की नहीं, आपके जिंदा रहने का हक की मौत है। आपका यह हक जरा से स्वार्थ के लिए गांव के धनी किसानों के हाथ बेच दिया गया है, और यही हक मुझे आपको वापस दिलवाना है। जुल्म ने आप लोगों के हौसले तोड़ दिए हैं, इसलिए मैं लड़ूंगा आपकी यह लड़ाई, आखिरी दम तक लड़ूंगा। आप लोग साथ देंगे तो भी, नहीं देंगे तो भी। सुकुल बाबू जिंदाबाद, हरिजनों के हमदर्द जिंदाबाद। उसी कोने में नारे लगने लगे। बाकी लोग नारे लगाने के बजाय नारे लगाने वालों को देखते रहे और लठधारी अपनी अपनी लाठियां जमीन पर ठकठकाते रहे। पर मजमे में अब काफ़ी सरगर्मी फैल गई और लोगों के चेहरे पर पहले की तरह सूने और सपाट नहीं रह गए। सुकुल बाबू ने आवाज और अदा बदलकर बड़ी नाटकीय मुद्रा में कहा, आप लोग मुझसे नाराज हुए, हक था आपका, पर बदले में मैं भी नाराजगी दिखाता तो गुनाह होता मेरा। कैसे भूल सकता हूँ? 10 साल तक आप लोगों का होकर रहा हूँ, आप लोगों के लिए रहा हूँ। हक है आप लोगों का मुझ पर, और अब हक अदायगी का अवसर आया है
तो यह सुकुलवा चूकेगा नहीं, चूके तो जूते मारिए उसके मुंह पर। फिर छनिक वीरा, मुझे दास साहब से न्याय मांगना है, बातें और आश्वासन नहीं। 9 आदमियों को मारने वाला मुजरिम चाहिए, बीसू को मारने वाला हत्यारा चाहिए। तभी एक कोने में कुछ गोलमाल होने लगा। बात कुछ ठीक से समझ में नहीं आई। उससे पहले ही दूसरे कोने से फिर नारे लगने लगे, और धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सुकुल बाबू जिंदाबाद। और तय हुआ कि अगले सप्ताह ही कोई दिन तय करके एक जुलूस दास साहब के यहाँ जाएगा, जिसका नेतृत्व सुकुल बाबू करेंगे। मजमा उखड़ने तक लोगों में काफ़ी उत्तेजना आ गई थी और सुकुल बाबू को लगा कि उनका तालमेल लोगों के साथ बैठ गया। बड़े संतुष्ट और गदगद से सुकुल बाबू गाड़ी में बैठे। उनके सहयोगी बिहारी भाई ने कहा, याद रखिएगा कि सुकुल बाबू के सहयोगी कौन हैं? बिहारी भाई। बिहारी भाई ने कहा, आखिर आपने रंग जमा ही दिया सुकुल बाबू। सुकुल बाबू का मन फिर आंकड़ों में उलझ गया। जोरावर वाले दल के वोट तो गए, करीब 45% वोट है जोरावर के, एकदम बंधे बंधाए, एक नहीं फूटने का उनमें से। अब बचे हुए सारे वोट अपने पक्ष में करने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। पर इन नीची जात वालों का कुछ भरोसा नहीं, घेर घार कर लाने पर भी कुछ तो वोट देने आएंगे ही नहीं, और जो आएंगे उनका कब रुख बदल जाए और वे फूट लें, कुछ ठीक नहीं ससुरों का। तो अब सारे हरिजन और बिसु की जात वाले एकजुट होकर सुकुल बाबू के साथ नहीं आए तो बहुत महंगा पड़ जाएगा यह भाषण। और सुकुल बाबू को लगने लगा कि गांव वालों की ओर से जैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए वैसी हुई नहीं। उनकी पार्टी के लोग ही थे जो थोड़ी गर्माहट फैलाए हुए थे, बाकी लोग तो दबे सहमे से ही बैठे रहे। लाठियां लिए 10-20 लोग जो दिखाई दे रहे थे जरूर जोरावर के आदमी रहे होंगे। उन्होंने अपनी ओर से कोई गड़बड़ नहीं की, पर माहौल को गर्म भी नहीं होने दिया। इससे तो साले कुछ कर देते, खलबली भी मचती और मजमे का रुख अपने आप उनकी तरफ हो जाता। लगता है आतंक तगड़ा है जोरावर का, वरना अपने हित की बात पर भी ऐसे बेजान से होकर बैठे रहे। इतने बौड़म तो अब नहीं रहे गांव वाले, बल्कि कहना चाहिए शहरियों के भी कान काटने वाली चतुराई आ रही है उनमें आजकल। पिछले साल इन्हीं ने कान काट कर रख ही दिए थे उनकी अपनी हथेली पर। एकाएक कुछ ख्याल आया, सुकुल बाबू को ड्राइवर से बोले, गाड़ी वापस घुमा। गाड़ी रुकी तो ड्राइवर ने पूछा, किधर चले? बीसू के घर तो गए ही नहीं, उसका बाप तो सभा में नहीं आया होगा शायद, और आया भी हो तो घर जाकर मिलने और दिलासा देने का और ही असर होता है। गांव वाले तो इन छोटी छोटी बातों पर बिक जाते हैं बेचारे। गाड़ी वापस आई, देखकर बिखरे मजमे के कुछ लोग फिर सुकुल बाबू के इर्द गिर्द जमा हो गए। 2 लठैत भी मजमे के साथ आ खड़े हुए। वैसे चुपचाप पर उनके तेवर पर एक प्रश्न बहुत साफ लिखा हुआ था। घंटे भर बकवास कर ली, अब और क्या बाकी रह गया है जो फिर पलट आए। लेकिन जब सुकुल बाबू की मनसा मालूम हुई तो दल का दल सुकुल बाबू के साथ चल पड़ा। गाड़ी जाने का सवाल ही नहीं था उस रास्ते पर, सो पदयात्रा करनी पड़ी। जुलूस के रूप में सब हीरा के घर पहुंचे, पर बेकार हो गया जाना। घर पर केवल 2 बच्चे ही मिले। पूछने पर बोले, दद्दा और माँ शहर गए हैं, दोपहर से ही, रात में लौटेंगे। शहर किसके साथ? क्यों? एकाएक ढेर सारी शंकाएं उभर आई सुकुल बाबू के मन में। कहीं दास साहब ने ही ना बुलवा लिया हो, वे इधर भाषण ही देते रह गए हों और उधर उन्होंने दूसरी ही घुट्टी पिला दी हो। क्या जाने, बिंदा जीजा ले गया हो। कौन बिंदा जीजा? रुकमा जीजी वाला। खैर, पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि बिंदेसरी बीसू का खास दोस्त है। आदमी पढ़ा लिखा जरूर है, पर है बेहद बदमिजाज और बदजबान। आज की कक्षा का वाचन यहीं तक। आप लोगों का धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।